नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेट सिटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सवाल जवाब। मेरे साथ है मिस्टर धैर्य माकड़, जो कि इनफोकस डायग्नोस्टिक के नमस्कार। कोऑर्डिनेटर है पेट सिटी के। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यू आ सकते हैं ड्यूरिंग पेट सिटी स्कैन, मतलब अपॉइंटमेंट लेने से पहले और अपॉइंटमेंट लेने के बाद और ड्यूरिंग स्कैन। तो मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी कोई पेशेंट का फोन आता है, हाँ, तो आप किस तरह से अपॉइंटमेंट देते हैं? ओके। पहले पेशेंट का फोन आता है कि हमें पेट स्कैन करवाना है, तो उनसे पूछते हैं कि आपको कब का अपॉइंटमेंट चाहिए। इसमें प्री अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी जो दवाई आती है वो बाहर से मंगवाते हैं और नॉर्मली एट अ टाइम स्कैन नहीं हो पाता है। तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको अगर सपोज मान लीजिए कल करवाना है, तो पेशेंट बोलता है कि जी कल करवाना है, तो हम उसको कल के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। उसकी हमें वीक में परमिशन देते हैं कि कौन सी कितनी दवाई मंगवानी है, तो उस लिमिटेड मंगवाते हैं। तो पेशेंट को कल के लिए समझाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसको सब प्रिकॉशंस देते हैं। ओके। तो पेशेंट को जब भी आप अपॉइंटमेंट देते हैं, तब आप उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? हाँ, तो उसको पहले बोलते हैं कि आपको कौन सा पेट स्कैन करवाना है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के पेट स्कैन होते हैं। तो पहले वो हम जानते हैं और उसको प्रिकॉशन में ये समझाते हैं कि रात को 12 बजे के बाद आपको भूखे पेट रहना होता है, क्योंकि पेट स्कैन के लिए हमें भूखे पेट की आवश्यकता है पेशेंट की। पेशेंट को बोलते हैं अगर डायबिटीज रहता है उसको, तो बोलते हैं कि आपको रात दोपहर 2 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट फूड्स नहीं लेना होता है, क्योंकि उसमें स्वीट्स वगैरह आते हैं, राइस फूड आते हैं, तो हमें नहीं लेना है। और 12 बजे के बाद भूखे पेट रहना होता है। सुबह पानी पी सकते हैं और सुबह चाय, दूध, कॉफी, बूस्ट, बोनविटा कुछ भी नहीं लेना होता, एकदम भूखे पेट चाहिए। ओके। तो उसके पुराने स्कैन्स वगैरह सब मंगवाते हैं, फिल्में, सीडी। तो क्या है, हम रिपोर्ट डॉक्टर को कंपैरिजन के साथ दे सके उसके पुराने रिपोर्ट के साथ। और पेशेंट के साथ एक रिलेटिव कंपलसरी चाहिए। ओके। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से आता है तो उसमें हॉस्पिटल स्टाफ हाँ, हम बोलते हैं, उसको पूछते हैं कि पेशेंट वॉक इन है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो बोले हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पेशेंट के साथ रिलेटिव और हॉस्पिटल का स्टाफ भी हमें चाहिए रहता है। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट देते हैं तो कोई एडवांस पेमेंट लेते हैं आप? नहीं, अभी हम एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं। ओके। तो अगर अपॉइंटमेंट लेने के बाद अगर कोई पेशेंट नहीं आता है तो क्या होता है? अगर पेशेंट सपोज मान लीजिए कि हमें कॉल करता है कि हम नहीं आ पा रहे, तो उसकी जो दवाई है वो हमारी वेस्ट हो जाती है रोज के। तो उसके हिसाब से अगर वेस्ट हो गई, तो हमारे जो दूसरे पेशेंट है वो भी चले जा सकते, उसका स्कैन नहीं हो पाता है। ओके। मतलब कि किसी भी पेशेंट को, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट चाहिए थी, तो उसको हम अपॉइंटमेंट ना देके दूसरे किसी पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन वो पेशेंट नहीं आता। हाँ, तो जो भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है पेट सिटी करने की, नुकसान हो जाता है, उसका स्कैन नहीं हो उसका स्कैन नहीं हो पाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं चालू हो पाती। ट्रीटमेंट चालू नहीं होती, उसमें लेट होता है। समझ गया। ओके। तो पेशेंट जब भी डायग्नोस्टिक सेंटर में या फिर आपकी पेट सिटी के फैसिलिटी में आता है, तो क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसका शुगर चेक करते हैं। उसका उसमें ब्लड रिपोर्ट की आवश्यकता है, सीरम क्रिएटिनाइन, जो किडनी फंक्शंस के लिए होता है, वो हम चेक करते हैं। फिर उसका पेट स्कैन डिपार्टमेंट को ले जा सकते हैं हम। ओके। अगर इनका शुगर ज्यादा है तो क्या होता है? हमारा आइडियल लेवल है शुगर का 150 to 160। अगर उसका लेवल ज्यादा है, 200 से ऊपर आ सकता है, तो हम उसको इंसुलिन देके कंट्रोल में लाते हैं। और पेट स्कैन के लिए 200 से नीचे है तो हम उसका पेट स्कैन कर सकते हैं। अच्छा। तो एफडीजी कितना इंजेक्ट करते हैं, मतलब हर एक पेशेंट में उनके बॉडी हिसाब से इंजेक्ट नहीं, करना उसके होता है? वेट के हिसाब से। अगर हेवी वेट है तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलीक्यूरियम में देना होता है, अगर बच्चा है तो उतना हम उसके हिसाब से देते हैं। अच्छा, ठीक है। एफडीजी इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट को क्या करना होता है? एफडीजी इंजेक्ट होते हैं, उसके बाद हम उसको एक सेपरेट रूम में ले जाते हैं, जो उसके लिए पर्सनल रूम्स होते हैं, उसमें ले जाते हैं। उसको किसी भी बिना मूवमेंट के शांति से बैठना होता है, कि ताकि उसमें एफडीजी उसके शरीर में स्प्रेड हो जाए और उसका स्कैन अच्छे से आ सकता है। उसके लिए उसका जो टाइम लेते हैं वो हमें लेना पड़ता है स्कैन के लिए। ओके। तो जब भी पेशेंट का ये वेटिंग टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद जो भी स्कैन के लिए जाते हैं, तो स्कैन में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? आइडियली उसमें 20 मिनट्स लगते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट कवर करना है तो उसमें 10 से 15 मिनट एडिशनल होता है। अच्छा। अगर कोई पेशेंट थोड़ा सा मतलब डरा हुआ है या फिर क्लोस्ट्रोफोबिक है और उसको पेट सिटी में सोने से डर लगता है, तो क्या होता है? तो हम पेशेंट को पहले समझाते हैं कि आपको मशीन में सोना है 15 से 20 मिनट। अगर वो नहीं मानता है तो उसके रिलेटिव के थ्रू एक बार हम ट्राई करते हैं। अगर फिर भी ना माने तो हमारे यहाँ पे स्पेशली क्वालिफाइड एनेस्थेटिक डॉक्टर हाजिर रहते हैं, 24 आवर अवेलेबल है। तो उससे हम फिर नींद की दवाई देके उसको स्कैन करवा सकते हैं। अच्छा। स्कैन खत्म होने के बाद पेशेंट को क्या करना होता है? स्कैन खत्म हो जाए उसके बाद हम उसको 20-25 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। स्कैन खत्म हो गए उसके लिए
उतने में हमारे डॉक्टर्स जो है वो स्कैन चेक करते हैं ठीक से आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो उसको हमें डिलेट मतलब कि दोबारा स्कैन के लिए लेना होता है। अगर डॉक्टर बोले सही है तो फिर हम उसको जाने दे सकते हैं पेशेंट को। उतने हम उसको लाइट फूड थोड़ा देते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद पेशेंट भूखा पेट है। और उसके लिए प्रिकॉशंस है कि आफ्टर स्कैन हमें क्या करना होता है। उसमें ऐसा है कि 24 आवर तक कोई प्रेग्नेंट लेडी या छोटा बच्चा है तो हमें उससे दूर रखना होता है पेशेंट को, क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत रेडिएशन निकलता है। अच्छा। उसमें सब कुछ बाद में खा पी सकते हैं और पानी उसमें थोड़ा ज्यादा पीना होता है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये भी होता है कि पेशेंट जब भी यूरिन पास करने जाए या लेट्रिन करने जाए तो उसको 2 बार फ्लश करना होता है जनरली। हाँ, जनरली एक बार करते हैं, लेकिन अगर पेट स्कैन करवाए और पेशेंट है तो उसको 2 बार रिकमेंडेशन देते हैं। फ्लश करना होता है, बराबर है। दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन जो आपकी तरफ से हो कि जो पेशेंट को फॉलो करनी हो, तो वो कोई इंस्ट्रक्शन होगी? हाँ, उसमें ऐसा होता है अगर पेट स्कैन खत्म हो जाए उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो अगर कोई वहां से प्रेग्नेंट लेडी या कोई भी गुजरता है तो हम उसको बोलते हैं आप थोड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा। और कोई दवाई उसने बंद की है तो रूटीन अपना चालू कर सकते हैं। अच्छा। तो ये देखा आपने दोस्तों कि पेट सिटी में क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यू आ सकते हैं। हाँ, दूसरा एक सवाल ये भी है कि इन केस जो भी पेशेंट को अपने इंजेक्ट कर दिया एफडीजी इंजेक्ट, तो अगर इनकेस कोई टेक्निकल इशू हो या मशीन में कोई टेक्निकल खराबी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मशीन में टेक्निकल इश्यू आ सकते हैं तो हम अपने हिसाब से पहले ट्राई करते हैं कि मशीन चालू हो रहा है तो पेशेंट का जो इंजेक्टेड पेशेंट है वो उसका दवाई वेस्ट ना जाए और पेशेंट को खामखा रेडिएशन ना लगे। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो हम पेशेंट को समझा कि उसको रीस्केड्यूल उसका अपॉइंटमेंट करते हैं और उसका एडिशनल चार्जेस भी हम नहीं लेते हैं। अच्छा। तो जैसे देखा कि पेट सिटी में बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यू होता है एफडीजी आने से लेके स्कैन खत्म होने तक। कभी कभी ये भी होता है कि एफडीजी का ऑर्डर दिया होता है लेकिन एफडीजी जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां से एफडीजी आता ही नहीं है, तो भी वो उस दिन के सारे जो भी अपॉइंटेड पेशेंट होते हैं उनको कैंसिल करना पड़ता है और उनको रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो ये सब इश्यू पेट सिटी में हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर एक सेंटर या जो भी हॉस्पिटल होती है वो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि जो भी अपॉइंटेड पेशेंट होते हैं उनको एटलीस्ट एकोमोडेट हो सके और उनका स्कैन हो सके, क्योंकि पेशेंट कभी कभी आउट स्टेशन से भी होते हैं, मतलब आउट स्टेट से भी होते हैं, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में स्कैन करवाने जाता है। और ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये रूटीन सिटी स्कैन या एमआरआई जैसा नहीं है कि आप गए और हो गए। उसके लिए स्पेशलाइज्ड मतलब अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ती है, क्योंकि उस हिसाब से जो भी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर है वो दवाई मंगाते हैं। और पेट सिटी जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि पेट सिटी भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है एफडीजी पेट सिटी जो मोस्ट कॉमन होता है, जो मोस्टली 90% केसेस में होता है। दूसरा एक होता है डोटा पेट सिटी जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में होता है। और तीसरा एक होता है पीएसएमए पेट सिटी जो कि सीए प्रोस्टेट में होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए होता है। तो मुझे आशा है कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दूसरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और आपको भी कोई अगर कमेंट है या आपका भी कोई सुझाव है, आपको कोई इश्यू रेडियोलॉजी के रिलेटेड है तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।